नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी और लोक वार्ता न्यूज की साझा पेशकश। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे झारखंड की राजनीति की। वहां आसन्न चुनाव को लेकर क्या कुछ राजनीतिक हलकों में चल रहा है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लोक वार्ता न्यूज के संपादक प्रभात कुमार जी जुड़े हैं। अभी 2-4 दिन पहले वे झारखंड की यात्रा से लौटे हैं। झारखंड की राजधानी रांची, धनबाद और कई शहरों में उन्होंने वहाँ की थाली राजनीति की जो तपिश है, गर्मी जो है, उसकी था उन्होंने ली है। कई लोगों से मुलाकात उन्होंने की, कई राजनेताओं से। तो क्या कुछ है झारखंड की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है? चूंकि अभी हरियाणा अ, का चुनाव और जम्मू कश्मीर का चुनाव संपन्न हुआ है। आगे महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव है, उसके बाद बिहार में भी चुनाव, विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो बीजेपी पूरी ताकत लगाएगी। झारखंड में बार-बार प्रधानमंत्री मोदी आते रहे हैं रोड शो करके, और आदिवासी जो समाज है, उनकी विरासत की याद दिला रहे हैं और फिर अ, खुद को आदिवासी समाज से जुड़े होने का उदाहरण देते हैं और भावनात्मक मुद्दे उठाते रहते हैं। तो प्रभात जी, आपका स्वागत है। आप अभी लौटे हैं झारखंड की यात्रा से। क्या कुछ देखा, सुना, समझा है? वहाँ की सियासत में क्या कुछ चल रहा है? नमस्कार संतोष जी। आपने जैसा कहा कि मैं झारखंड की यात्रा से लौटा हूं, यह सच है कि झारखंड में चुनाव को लेकर बिल्कुल किसी समय अब बच सकता है। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान भी कर सकती है। आपको बता दें कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपने चर्चा की है, अभी वह जमशेदपुर गए थे। लेकिन जिस दिन जमशेदपुर गए और जमशेदपुर स्टेशन के इर्द गिर्द उनकी सभा को लेकर एक बड़ी तैयारी की गई और जिस तरह से उसके आसपास के इलाके को चमकदार बनाया गया और वहां पर जिस तरह से साज सज्जा हुई, लेकिन विस्थापित लोगों से जब मैं मिला और जब उनसे बातचीत की और जब उनके आंखों में आंसू देखा और उन्होंने कहा कि ये आंसू प्रकृति ने भी बरसा दिया हम लोगों के कष्ट को देखते हुए। जिस दिन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आने वाले थे, उस दिन इतनी बारिश हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच सके। वह रीगल ग्राउंड से ही अपना कार्यक्रम संचालित कर वापस लौट गए। तो एक तरफ वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा है और जो शुरू से झारखंड के निर्माण से लेकर अब तक की राजनीतिक यात्रा में शामिल है। दूसरी तरफ झारखंड का निर्माण, जैसा कि बताया जाता है कि अटल वहां पर जो से तत्कालीन गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, वो चुनाव के दौरान लोकसभा का जो चुनाव था उसमें जब गए थे तो वहां की जनता से कहा था कि यहाँ की 14 सीटें अगर आप मुझे दे देंगे तो हम आपको आपका झारखंड राज्य दे देंगे। और 15 नवंबर 2020 को संभवतः इसी आधार पर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ और पहली बार बाबूलाल मरांडी वहां के मुख्यमंत्री बने। लोगों का कहना है कि बाबूलाल मरांडी के शासन काल में जो कुछ काम हुआ, सड़कें बनी और जो विकास का कार्य हुआ, वो अब तक जो भी 23-24 साल का जो कार्यकाल है झारखंड का, उसमें वो सबसे अच्छा कार्यकाल था। कई लोगों का ऐसा भी कहना था, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर सकता। अभी मैं वहां ग्रामीण क्षेत्र में गया था, एक मैया योजना की शुरुआत की गई है, लेकिन इस मैया योजना को लेकर और किसानों की ऋण माफी का भी काम झारखंड मुक्ति सरकार और हेमंत सोरेन ने जब दोबारा फिर से शपथ लिया है अभी इस बार इस कार्यकाल में, तो उन्होंने 2 योजनाओं पर काम करना शुरू किया है और इसका निश्चित तौर पर इम्पैक्ट
झारखंड के ग्रामीण इलाकों पर बेहतर ढंग से देखा जा रहा है और वहां ग्रामीण इलाके में उसकी पकड़ भाजपा से मजबूत है, यह कहने में मुझे गुरेज नहीं है। लेकिन प्रभा जी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप जहां हैं उससे आगे आप बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच एक जो ब्रेकिंग जो न्यूज है झारखंड से जो खबर आ रही है, झारखंड में आज ईडी की टीम लगभग 20 ठिकानों पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और आईएएस मनीष रंजन के सरकारी आवास में भी छापेमारी चल रही है। तो ये चुनाव से एन पहले ये छापेमारी ईडी आज की खबर है। अभी मैं देख रहा हूँ ये हिंदुस्तान लाइव की खबर है। इसने 11:43 में अपडेट किया है खबर और 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इसमें ईडी का यह एक्शन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जल जीवन मिशन में कथित घोटाले से संबंधित है और विभाग के कुछ इंजीनियरों के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। और मिथिलेश ठाकुर हेमंत सरकार के कैबिनेट में पेयजल स्वच्छता मंत्री हैं। तो ये जो ईडी, इसके पहले भी आपने देखा कि ईडी और सीबीआई की वजह से कैसे हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसने की कोशिश हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा, जबकि बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें इनसे बिल्कुल वो कर दिया, बरी कर दिया। देखिए संतोष जी, हम 7 अक्टूबर को धनबाद शहर में थे और उस दिन भी धनबाद शहर में 5 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही थी। वह खबर इधर आई या नहीं आई, और वह मामला कोयला से जुड़ा हुआ था और जो कोयले की जांच होती है, जो उसकी एजेंसी है CISR, जहां कोयलों के ग्रेडिंग का जांच होता है, और वहां से भी यह मामला जुड़ा हुआ था। और लगातार, आपको मालूम हो या नहीं हो, लेकिन हेमंत सोरेन के बाहर आने के बावजूद ईडी और सीबीआई की दबिश झारखंड में कम नहीं हुई है और अभी भी एन केन प्रकारेण यह कोशिश बनी हुई है कि राज्य सरकार को किसी भी तरह से शिकंजे में लेकर वहां पर किसी भी तरह से राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और जो वहां ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई चल रही है, उसके बारे में आपको आगे मैं विशेष रूप से और विशेष जानकारी दूंगा कि इसके पीछे आखिर केंद्र सरकार की मंशा क्या है। क्या केंद्र सरकार उड़ीसा में जिस तरह से काम कर रही थी और उसका निशाना कोयला खादान था, क्या झारखंड में भी जो खनिज और संपदा है उसी को लेकर यह कहीं ना कहीं ये सारी कार्रवाई हो रही है और इसके पीछे कोई ना कोई केंद्र सरकार की मंशा है। जी, अभी मैं देख रहा हूँ कि हेमंत सरकार ने जो आपने अभी बात कही, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, उसकी राशि को दोगुना से भी ज्यादा बढ़ाने की तैयारी में है। तो एक तरफ जो लोक लुभावन जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, वो हेमंत सरकार देकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी का जो आईटी ये ईडी और सीबीआई है, कह सकते हैं बीजेपी का ही ये सरकार उसकी है, कैसे पीछे से उसको आगे करके और सरकार को और बदनाम करने की कोशिश करती है। लेकिन क्या ये ईडी और सीबीआई सिर्फ जो विरोधी दल के की जो सरकारें हैं या राज्य, उसी में ईडी और सीबीआई जाती है? बीजेपी शासित या एनडीए शासित जो सरकार है, क्या पाक साफ है, वहां घोटाले नहीं हो रहे हैं? संतोष जी, ऐसी बात है कि जो आपको बता रहा था मैं कि मैया योजना और कृषि ऋण माफी, तो भाजपा भी वहां इस मामले में कहीं पीछे नहीं है। विजयदशमी के दिन वहां 5% की घोषणा की गई है और मैया योजना के काट में गोगो दीदी योजना लाई गई है, जिसमें लड़कियों को माने जो भी है उनको इसी तरह की राशि, ऊंची राशि 2100 रुपये प्रति महीने देने की बात घोषणा पत्र में हुई है। वहां 500 रुपये में चुनाव के बाद ये गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। इसकी भी घोषणा उस 5% में है
और 5 लाख स्वरोजगार और 3 लाख लगभग रोजगार की बात भाजपा कर रही है। भाजपा घोषणा के मामले में कहीं भी शिबू सोरेन हेमंत सोरेन की सरकार से कहीं भी पीछे नहीं है। शिबू सोरेन इसलिए कि शिबू सोरेन के बिना झारखंड की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है और शिबू सोरेन हेमंत सोरेन के पिता है। कहीं ना कहीं उनकी जो संघर्ष रहा है, उनका जो लड़ाई रही है झारखंड, उसी का परिणाम है। अभी प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन पहले जब झारखंड की यात्रा पर थे तो उन्होंने भाषण में कहा था बांग्लादेशी जो घुसपैठियां हैं, घुसपैठियों की का मुद्दा उन्होंने उछाला था और एक तरह से विभाजनकारी जो नीति है भाजपा की, उसे आगे करने की कोशिश की गई। आप झारखंड गए, वहां के लोगों से बातचीत हुई होगी, क्या आदिवासी समाज में इसको लेकर चर्चा है? क्या ये सिर्फ शिगुफा है या वाकई बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में कब्जा करते चले जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है? नहीं, कुछ लोग आए जरूर हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है जैसी स्थिति किशनगंज और कटिहार जैसी या अन्य कई राज्यों के बंगाल में स्थिति जैसी नहीं है। लेकिन कुछ बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठियों के रोजी रोजगार के चक्कर में झारखंड आने की चर्चा है। लेकिन मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं बल्कि हिंदुत्व है। 100% चुनाव जो भाजपा वहां लड़ने जा रही है झारखंड में, उसका मुद्दा हिंदुत्व का होगा और वो हिंदुत्व के मुद्दे पर ही वो चुनाव लड़ने जा रही है। क्योंकि आदिवासी समाज में उसकी पैठ मजबूत नहीं है। लगातार जिस तरह से अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और को दरकिनार करके जिस तरह से पिछली बार रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया गया था, और इस बार भी अभी तक यह तय नहीं हो सका है कि झारखंड में भाजपा का फेस कौन होगा, इसको लेकर यह तय नहीं हुआ है। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। ऐसी स्थिति में वहां हिंदुत्व ही एकमात्र हथियार है भाजपा के पास, ताकि भाजपा आज उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में वह किसी जमाने में हुआ करती थी। क्या है कि वहां अब जो एक नया नौजवान जयराम महतो, जो झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा या गठबंधन कुछ भी है, उसका जेके एलएफ करके कुछ है ये उसका, वो तैयार होके जिस तरह से उभर कर आया है और जिस तरह से वो भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमलावर है, और जो भी 23-24 साल का हिसाब है और जिस एग्रेशन के साथ युवाओं को जोड़कर वह सवाल कर रहा है, और जिस तरह से उसने लोकसभा के चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है बिना किसी संगठन और बड़ी जमात के, और उसको देखते हुए सारे नेताओं के नींद उड़े हुए हैं। ऐसे में भाजपा ने तय कर लिया है कि वहां हिंदुत्व ही उसके नैया को पार लगा सकती है, इसलिए बांग्लादेशी का मुद्दा आ रहा है। लेकिन गांव में जब जाइएगा तो वहां कोई बांग्लादेशी का मुद्दा नहीं है, वहां मुद्दा बाहरी और भीतरी का है। बाहरी लोगों से लोग आक्रांत हैं, खासकर जिसको हम लोग बिहारी कहते हैं। बिहारी का मतलब आम बिहारी से उनको कोई नहीं लड़ाई है, लेकिन वह बिहारी जो उनके शोषक के रूप में रहे हैं, जिनकी अट्टालिका उनके खून और पसीने पर खड़ी हुई है और उनकी कमाई पर खड़ी हुई है, उसके खिलाफ वो खड़े दिखते हैं। हिंदुत्व का मुद्दा क्या आदिवासी समाज के लोगों को लुभा रहा है? क्या आदिवासी जो जिनका जंगल और जमीन से नाता रहा है, उनका एक सांस्कृतिक धरोहर उनकी बिल्कुल अलग है, तो क्या हिंदुत्व का जो मुद्दा है, हिंदू और मुसलमान के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, सांप्रदायिक भेदभाव करने की कोशिश की जाती है, वो आदिवासी समाज को क्या लुभा रहा है, असरदार हो रहा है? संतोष जी, वहाँ 30% मतदाता आदिवासी हैं, और
जो उस 30% के अलावा जो 70% मतदाता जो है गैर आदिवासी, वही भाजपा का टारगेट है, वही हिंदुत्व का टारगेट है और उसी में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। और जी उसी वोट के बदौलत वह पिछली सरकार भी थी और पहले भी जो वनवासी आश्रम का जमाना तो बहुत पहले बीत चुका। नानाजी देशमुख का छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से जो वनवासी आश्रम का काम शुरू हुआ था और जो योजनाएं शुरू हुई थी, आज वह कहीं भी झारखंड के ग्रामीण इलाकों में नहीं दिखती है, वह पूरी तरह दम तोड़ चुकी है। ऐसी स्थिति में झारखंड में बहुत कनेक्ट आदिवासी का नहीं रह गया है। वही लोग आदिवासी समाज के वही लोग हैं जो सत्ता और शासन में किसी पद या किसी शक्ति के आधार पर जुड़े हुए हैं। जी समय कम है, हम लोग संक्षेप में बातें अपनी रखेंगे। अंतिम सवाल के रूप में अगर आपके पास और कुछ प्रसंग हो झारखंड यात्रा से जुड़े हुए प्रसंग, तो आप इसी में बात रखेंगे। और अंतिम सवाल के रूप में आपके सामने मैं ये सवाल रखता हूं कि चंपई सोरेन को बहुत धूमधाम से और काफी गाजे बाजे के साथ हेमंत सोरेन से तोड़कर बीजेपी लाई थी, तो क्या हेमंत सोरेन झारखंड का नेतृत्व बीजेपी का नहीं संभालेंगे? क्या मुख्यमंत्री का फेस नहीं होंगे या सिर्फ उन्हें भी धोखा ही मिलेगा? देखिए, चंपाई सोरेन कहीं भी किसी भी हालत में इस चुनाव में कोई प्रभावकारी शक्ति के रूप में उभर कर आने वाले नहीं है। मैं जमशेदपुर में था और जमशेदपुर चंपाई सोरेन का ही क्षेत्र है और वहां उनका पुत्र अब उनकी उत्तराधिकार को संभालने की तैयारी कर रहा है। संभवतः वह वहां से चुनाव भी लड़ेगा। और जहां तक क्या सवाल नाम है है? चंप पुत्र का नाम हमको मालूम नहीं है, लेकिन चंपाई सोरेन का पुत्र वहां पर जमशेदपुर से चुनाव की तैयारी कर रहा है। विजय या समथिंग नाम है उसका, पता नहीं, नाम हम बहुत स्पष्ट नहीं है। हम अगली बार आप दर्शकों को बताएंगे और उसके बारे में जानकारी भी देंगे। जहां तक आपको बता रहा था कि आदिवासी समाज वहां का जो वोटर है वहां 30% है, 22% वहां पर कुर्मी और महतो समाज के लोग हैं, 16% दलित मतदाता है, 14% वहां पर अल्पसंख्यक हैं और ये कुल मिलाकर ये पूरी संख्या 82% हो जाती है। अगर ये मतदान अगर शिबू सोरेन या जो वहां के जंगल हरियाली से जुड़े हुए लोगों के साथ होता है, अगर इसमें से सिर्फ अगर हम मुस्लिम मतदाता को हटा भी देते हैं, तब भी पलड़ा हेमंत सोरेन का इस आधार पर भारी दिखता है। या जो वहां की जो मूल पार्टियां हैं, जो वहां के क्षेत्रीय दल हैं, उनका दिखता है। लेकिन 18% ही शेष सारी जातियां हैं जो जिसमें वैश्य भी है और इसी वैश्य समाज से रघुवर दास आते थे। लेकिन महतो समाज पर कब्जा जमाने के लिए जिस तरह से आजसू के सुदेश महतो को पहले चुनाव से लेकर अब तक साधा जा रहा है, उसमें एक बड़ा सेंध लगाते हुए जयराम महतो दिख रहा है। और जयराम महतो जिस तरह से वहां तीसरे कोण को पैदा कर रहा है, ऐसी स्थिति में मुसीबत झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी बढ़ने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बढ़ने वाला है। आने वाले समय में जयराम महतो एक बड़ा सिरदर्द आजसू के सुदेश महतो के लिए भी है, जो कई बार डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और कुर्मी के अभी तक सर्वमान्य सबसे बड़े नेता के रूप में रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में यह स्थिति नहीं दिख रही है। हम झारखंड के बारे में वहां के जो वहां का मेरा फीडबैक है और जो वहां की स्थिति है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम समय की सीमा को देखते हुए अपनी बात को यही खत्म करते हैं। तो अभी आप दर्शकों सुन रहे थे प्रभात कुमार जी को, झारखंड की यात्रा से लौटे हैं, वहां जो कुछ देखा समझा है उन्होंने साझा किया। यह एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और
इस एपिसोड को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए इस वीडियो को, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।